गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टॉप सीक्रेट सर, पेपर बहुत टफ था 12 का। हाँ, हर जगह तो यही चर्चा है कि पेपर बहुत टफ आ गया था। सीबीएसई जो बोलती है कि एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, हमेशा चिल्लाती रहती है। तो एनसीईआरटी से पढ़ के ये सारे क्वेश्चन बच्चे कैसे कर पाएंगे। ट्रेनिंग भी वो इसी पर कराती है कि हमको कोई बुक रिकमेंड ही नहीं करना है, केवल एनसीईआरटी से पढ़ाइए। एनसीईआरटी से वो जो सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं पॉसिबल है। फिर एक साइकोलॉजी होती है, एक तरीका होता है मनोवैज्ञानिक तरीका पेपर बनाने का। ये क्या किए हैं कि बच्चों को डरा ही दिए हैं, जो बच्चे अब एपीयर होने जाएंगे। तो पता नहीं क्या साइकोलॉजी लेकर के चल रही है। और दूसरा, ये स्कूल वाले, कुछ तो स्कूल वाले ऐसे हैं जो कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार के टीचर रखते हैं और सोचेंगे कि आइंस्टीन लेवल का काम लें उनसे, कैसे पॉसिबल है। थोड़ा इंक रिफिल कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बेटा। सर, डेरिवेशन एक भी नहीं था। सही है, हर जगह चर्चा है, सारे लोग तो ऐसे ही गाइड किए थे। और एक कोशिश था कि जैसे पेपर पहले आता था 2024 या 25 चल रहा है, तो 24 के पहले वाला वैसे आएगा। लेकिन 2 साल पिछले साल का तो भी काफ़ी क्वेश्चन जो है, जो टीचर्स पढ़ाए थे वो आया था। इस बार का इतना डीप जो है जा कर के पूछा गया है कि वो लग ही नहीं रहा कि एनसीईआरटी बेस्ड है या एनसीईआरटी पढ़ करके कोई बच्चा कर पाएगा। और ऐसी एनसीईआरटी लिखी गई कि वो टीचर को ना समझ में आए। तो ये तो सीबीएसई का जो है गलत तरीका है। ये घटिया तरीका अपना रहे हैं, क्या कहें उसके लिए। हर जगह यही तो चर्चा है। या तो फिर इनको जो है कोई नई बुक लेकर के आनी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा। टीचर जो ट्रेंड हों उनको केवल स्कूलों में रखें। अब कुछ लोग तो 5,000 10,000। शोर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि 2,000 4,000 5,000 वाले टीचर से भी काम चलाते हैं। तो कहाँ से जो है वो चीज़ें सही होंगी। क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं, चलो फिजिक्स अच्छे से आप लोग पढ़ो, क्योंकि पेपर टफ आ रहा है। सीबीएसई का कुछ कहना नहीं है, कहेगी कुछ कर देगी कुछ। हमें लगता है या तो फिर उनके जो पेपर सेटर हैं उनकी बात ही नहीं मानते हैं। मनमाना रवैया जो है अपनाना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चे जो है वो आईआईटी जेई नीट की कोचिंग कर भी नहीं रहे होते हैं। बहुत बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पर कि अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब सारे जगह इंस्टाग्राम चैनल और हर जगह जो है इसी पेपर की ही चर्चा है आज। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो फालतू के पोर्शन होंगे एडिट कर दूंगा। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे बताओ। वी वर डिस्कसिंग अबाउट, भूल गया।
क्लास 11th के बच्चे। चेंज ऑफ स्टेट चल रहा था ना, थोड़ा बहुत हुआ भी था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। चेंज ऑफ स्टेट का मीन्स है कि जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस, ये जो है ट्रांजिशंस होते हैं ना। तो कल हमने जो डिस्कस किया था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉलिड टू लिक्विड का, ट्रांजिशन बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड। तो सॉलिड टू लिक्विड जब होता था तो हम लोग कहते थे कि फ्यूजन या फिर मेल्टिंग हो रहा है। लिक्विड टू सॉलिड होगा तो बोलेंगे कि फ्रीजिंग हो रहा है। तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जिसमें कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है ना, हो नहीं जाता, स्टार्ट होता है। ऐसे फ्रीजिंग क्या है? एट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट फ्रीज इनटू सॉलिड। ये क्या होता है कि लिक्विड जो है सॉलिड बनना स्टार्ट होता है, शुरू होता है, हो नहीं जाता है। ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि बोथ सॉलिड एंड लिक्विड विल कोएग्जिस्ट ना, ये दोनों जो है कोएग्जिस्ट करेंगे, एक साथ जो है दोनों रहेंगे एक ही टेम्परेचर पर ना, एट द सेम टेम्परेचर दे बोथ विल कोएग्जिस्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कल मैंने बताया था, when two bodies are at the same temperature and there is no transfer of heat between them, उनके बीच यदि कोई हीट का ट्रांसफर नहीं तो थर्मल इक्विलिब्रियम पर होगा। तो ये सब डिस्कस हो रहा था। तो मैंने ये बताया था कि एक बीकर में बर्फ ले लेते हैं, फिर बर्नर से उसको क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। थैंक यू सर जो भी हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जो है बीकर में आइस लेते हैं, बर्फ लेते हैं, उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। अब पर मिनट या टाइम टू टाइम हम जो है थर्मामीटर से उसका जो है टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या रहेगा। तो यदि हम ग्राफ से जो है समझना चाहें, समझ लो कि ये टाइम का ग्राफ है, मिनट में है, पर मिनट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये टेम्परेचर का ग्राफ है डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है। इधर तो जब हम लोग बीकर में ले करके उसको हीट सप्लाई करना या देना स्टार्ट करेंगे, उसको बर्नर से हीट करेंगे, तो देखेंगे कि जब टेम्परेचर से बार बार थर्मामीटर से टेम्परेचर उसका बार बार मेजर करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो हीट जा कहाँ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो होगा क्या कि कुछ टाइम तक ना, सपोज करो कि कुछ टाइम तक जो है उसका टेम्परेचर जो है वो रेज ही नहीं होगा। ठीक है ना। समझ लो टीएम टाइम तक बार बार हम लोग चेक करते जाएंगे एंड वी विल ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ दैट सॉलिड और दैट आइस इन द बीकर विल नॉट बी इंक्रीज ना, वो बढ़ेगा नहीं। होगा क्या कि वो जो भी सॉलिड उसमें लिए हैं, जो आइस लिए हैं, जो हीट दे रहे हैं, वो हीट जो है लिक्विड में जो है कन्वर्ट होता रहेगा ना। जो सॉलिड जो है ड्यू टू हीट, जितनी भी हीट देते जा रहे हैं वो पूरा का पूरा उसके चेंज में जा रहा है।
मतलब सॉलिड टू लिक्विड, या फिर हम कह सकते हैं आइस टू वाटर में। तो मान लो कि 0 डिग्री पे बर्फ है, हीट देते जा रहे हैं तो 0 डिग्री का वाटर बनेगा। फिर ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एंटायर अमाउंट ऑफ जो आइस है नॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब तक ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि पूरा का पूरा जो बर्फ है वो वाटर में ना बदल जाए। जब वाटर में बदल जाएगा तब जो है इसका टेम्परेचर हम लोग मेजर करेंगे, तो वो क्या होगा फिर जो है विद द, अच्छा टाइम का मतलब क्या है, ये तो डिग्री सेल्सियस में हमने दिखा दिया, इधर दिखा देते हैं नीचे डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यहाँ पे जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा देते हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ये वाला जो टाइम है इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा बर्फ है वो पानी बन जाएगा कुछ टाइम तक। जब पूरा का पूरा बर्फ पानी बन गया, 0 डिग्री का वाटर बन गया, यदि थोड़ा सा भी बर्फ बचा है तो जितना हीट देंगे फिर वो हीट जो है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, स्टेट चेंज करने में खर्च होगा ना। क्लियर हो रहा है ना कि शुरू में जो भी हम लोग इसको हीट देंगे सब का सब हीट केवल और केवल उसमें उसके स्टेट को चेंज करने में खर्च होगा, न कि उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। ठीक है, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पानी उसमें दिखेगा और बर्फ भी दिखेगा, सॉलिड लिक्विड दोनों साथ ही साथ रहेंगे। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर वाला जब तक कि पूरा का पूरा जो है बर्फ पानी नहीं बन जाता। जब पूरा का पूरा बर्फ पानी बन जाएगा उसके बाद हम लोग थर्मामीटर डिप करेंगे तो देखेंगे कि हाँ अब टेम्परेचर 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो 0 से ये बढ़ता चला जाएगा ना। तो हमने कल जो है मेल्टिंग पॉइंट बता दिया था, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, ये बता दिया था। ठीक है, ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। रेजिलेशन हमने बता दिया था, रेजिलेशन के केस में क्या होता है कि ये प्रेशर जो ये मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है प्रेशर पर भी, है ना। इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ा दिए तो मेल्टिंग पॉइंट लो भी है तो वो मेल्ट कर जाएगा, है ना। 0 डिग्री पे मान लो बर्फ है, नहीं मेल्ट कर रहा है, प्रेशर बढ़ा दो तो मेल्ट कर जाएगा। कैसे करेगा, कल हमने वायर वाला एग्जाम्पल दिया था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, करके देख लेना। एक और बताते हैं, ये जो बर्फ के गोले बनाता है ठेले वेले पे बेचते हैं ना सब, तो वो बर्फ को कद्दूकस करके फिर निकाल के उसको ऐसे प्रेशर से दबाते हैं ना, तो वो जब प्रेशर उसको देंगे तो उसके अंदर का जो आइस है वो मेल्ट कर जाएगा ड्यू टू हाई प्रेशर। अच्छा, वो मेल्ट कर गया अंदर का आइस, फिर जैसे ही प्रेशर हटाएगा वो क्या होगा, रीफ्रीज हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ रेजिलेशन विल बी डन देयर। तो वो क्या होगा कि पूरा का पूरा फिर जो है रीफ्रीज होकर के मजबूत गोला बन जाता है, फिर वो दे देता है उसमें कुछ डाल करके अपना गोला खाओ बर्फ का और बीमार हो। खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं किस गंदे पानी से बनाए रहते हैं, हाथ भी हाइजेनिक रहता है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी हम लोग अपना डेली लाइफ में देखें, स्केटिंग करते हुए देखो लोगों को, जो रेगुलेशन का एग्जांपल है, स्केटिंग करते हुए जब हम लोग जैसे जो स्केटर्स होते हैं तो उसके नीचे का जो बर्फ है ड्यू टू प्रेशर वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अच्छा, मेल्ट हो जाएगा वो पानी बन जाएगा, पानी जो है बर्फ के ऊपर बहुत अच्छा लुब्रिकेंट की तरह जो है बिहेव करता है ना। यदि बर्फ को बाहर रख दो तो देखो वो मेल्ट ऊपर का लेयर होगा, फिर उस पर फिसलो जो है तो फ्रिक्शन बिल्कुल कम होता है, आसानी से फिसल सकते हैं। तो उसमें भी यही होता है ड्यू टू हाई प्रेशर उसके नीचे का जो है स्केटर्स जो होते हैं या उनके जो नीचे का जो बर्फ होता है वो मेल्ट कर जाता है, उनको लुब्रिकेशन मिलता है ड्यू टू वाटर और वो तेजी से स्केटिंग करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है रीफ्रीजिंग का ना।
तो रीफ्रीजिंग कब? आफ्टर द रिमूवल ऑफ या आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर कम हो जाए उसके बाद जो है वो फिर रीफ्रीज हो जाए तो उसको रेजिलेशन बोलते हैं। तो कल ये सब टॉपिक्स हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज जो है हम लोग अब क्या करते हैं कि अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए थे सॉलिड टू लिक्विड जो है डिस्कस किए थे कि जब हमारा जो फेज चेंज हो रहा है, आर वी कैन से चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है या ट्रांजिशन हो रहा है बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड ना, सॉलिड टू लिक्विड का केस जो है हम लोग डिस्कस किए थे। अब इसके बाद जब वो लिक्विड बन चुका है तो हम लोग फर्दर जो है यदि वो जो सोर्स ऑफ हीट है उससे जो है हीट देते चले जाए, देन वी विल ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ वाटर इन दैट बीकर विल इंक्रीज विथ टाइम, मीन्स टू विथ प्रोवाइडिंग द हीट। टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो हीट तो लगातार चालू है ना, तो यहाँ टाइम जो है समझ लो कि हीट है ना, जिस टाइम के साथ साथ वो बढ़ रहा है इसका मतलब हीट कंटिन्यूअस दे रहे हैं, तो हीट देने से क्या हो रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते उसका टेम्परेचर जब हम लोग हीट देते चले जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा ना, कहाँ तक बढ़ेगा? तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब 0 to 100 उसको गर्म करते जा रहे हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है कोई फेज चेंज होना नहीं, ये वाटर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था? आइस और वाटर दोनों था ना। आइस किस में मेल्ट हो रहा था? वाटर में। ये पूरा का पूरा वाटर है, तो यहाँ तक जो है वो जाएगा इस पॉइंट तक। उसके बाद क्या होगा उसका फिर हम लोग थर्मामीटर से मेजर करेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर विल बी कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना। अभी कांस्टेंट था, फिर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तो अब क्या होने जा रहा है? अब जो है ठीक है, अब जो है ये जो पूरा का पूरा वाटर है ना, अब ये वाटर जो है वो कन्वर्ट होगा वेपर में। तो वाटर तो लिक्विड फॉर्म है, अभी सॉलिड था, सॉलिड टू लिक्विड में आया है। अब जो है ये लिक्विड जो हमारा है, इफ वी आर प्रोवाइडिंग फर्दर हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ दिस, देन वी विल ऑब्जर्व दैट at reaching 100 degree centigrade this water start converted into vapor state, or we can say that gaseous state। अब ये क्या होगा कि वाटर जो है वो गैसियस स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा, लगातार हीट देते जाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा ना। तो हम लोग अभी तक तो जो यहाँ तक था तो बोलते थे कि मेल्टिंग पॉइंट है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, जहाँ पर कि स्टार्ट हो गया है मेल्ट होना ना। अब इसको जो बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज लिक्विड, मतलब वाटर, एंड गैस मतलब क्या? वेपर, बाथ को एग्जिस्ट ना। ये क्या होगा? बाथ को एग्जिस्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। और एंड टेम्परेचर एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, इज नोन एज, कौन सा जाना जाएगा 100 डिग्री पर? बॉइलिंग पॉइंट ना।
अब जो है फर्दर यदि हम लोग जो है हीट प्रोवाइड करते चले गए, इसका टेम्परेचर रेज होता चला गया तो 100 डिग्री पहुंच के फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर से जो है वाटर अब कन्वर्ट होगा किसमें, वेपर में। एक्चुअली ये जो इसमें फेज चेंज हो रहा है ना, ये फेज चेंज का स्टेट है। वेपर अब बन जाएगा, यहाँ पर भी ये फेज चेंज का ही स्टेट है ना। ये चेंज लिख लेना, ठीक है, ये फेज चेंज का स्टेट है। तो हम लोग जब इसको फिर से हीट प्रोवाइड करते चले गए तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि एक सर्टेन पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचने के बाद क्या हो गया, इसका जो है इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये तब तक चलेगा जब तक कि जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर तब तक रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा जो है वाटर जो है पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर उसका टेम्परेचर जो है कुछ और होगा। लेकिन जब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता हम उसमें थर्मामीटर डिप करके देखते रहेंगे, टेम्परेचर क्या बताएगा, कमेंट करो। टेम्परेचर कितना रहेगा जब तक कि एंटायर अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है। Liquid and gas both coexist at thermal equilibrium and temperature at this point is known as boiling point। जब वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं तब, जैसे ही दोनों एक साथ जैसे ही हुए उसको बोलते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर दोनों एक साथ जैसे ही हुए, आइस वाटर ना, केवल आइस है तब नहीं, आइस से जैसे ही वाटर बना तो हम लोग बोलेंगे दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो अभी यहाँ पर हमने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। तो एक क्वेश्चन आएगा, डज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, आएगा कि नहीं, आ जाना चाहिए था माइंड में। तो बता दें, कमेंट करो। चलो, अच्छा, ये प्रोसेस जो होते हैं उसका नाम मैंने कल लिखा था। तो सॉलिड टू लिक्विड को कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। फिर यदि रिवर्स उसी का कर दें तो फ्रीजिंग हो जाएगा, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू गैस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। यदि फिर उसको रिवर्स कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, है ना। तो अब जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि डज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। क्या हमारा जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट तो समझ गए कि मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा जैसे ही हम लोग प्रेशर अप्लाई किए, तो क्या होगा कि 0 डिग्री से कम पे भी है या 0 डिग्री पर है तो वो मेल्ट कर जाएगा। हमने बर्फ का केस देखा है, प्रेशर लगाया, मेल्ट तो किया नहीं था लेकिन कर गया, और जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ फिर जम गया। गोले वाला एग्जाम्पल दे ही दिए हैं, स्केटिंग का दे ही दिए हैं। और कोई डेली लाइफ का एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो कमेंट करो। और जिनको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो जितने भी प्रीवियस वीडियोज हैं, लेक्चर्स हैं, वो मैंने हर एक वीडियो के नेक्स्ट वीडियो वाले में उसके लास्ट वाले सभी मिल जाएंगे। तो जैसे मान लो कि तीसरा है तो पहला दूसरा मिल जाएगा, चौथा है तो तीसरा दूसरा पहला मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके पीछे का स्पीड बढ़ा करके चाहे फिर फॉरवर्ड कर करके देख लो जो काम का है। ठीक है, तो
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करते हैं, है ना, या एक्टिविटी कह लेते हैं, एक्सपेरिमेंट तो साइंटिस्ट करके ही दिए हैं। एक हमको फ्लास्क लेना है, क्योंकि बड़ा ले लिए हैं तो फिर कोई बात नहीं, ग्लास का फ्लास्क रहे जिसमें कि विजिबिलिटी रहे, पानी भर देते हैं, वाटर। हाँ। जैसे आज के समय में हो क्या गया है कि बच्चे एजुकेशन को जो है एज ए जोक लेने लगे हैं। उनको लगता है कि ये कोई एंटरटेनमेंट का जो है साधन है, एजुकेशन ऐसा रहे कि उसमें हम मजा लें केवल, है ना। रील्स उल्स इस तरीके के बनाए जा रहे हैं। अब पेपर आ गया है टफ, तो वो साल भर जो लोग खूब एंजॉय किए थे, मजा लिए थे कि ये मजा लेने वाली चीजें हैं, इसके लिए सीरियस नहीं होना है, रील्स जो है वो लगाते थे स्टेटस पे, उनके साथ तो और ज़्यादा बुरा हुआ है। जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ जो है हमारी जो है सिंपैथी है, क्योंकि सीबीएसई को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक साइकोलॉजी होती है जो बीएड में हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरीके से पेपर डिजाइन किया जाता है कि बच्चों में पेपर को लेकर के डर ना बने, एग्जाम फोबिया ना हो। इन्होंने क्या किया कि फोबिया जो है बढ़ाने का काम किया है। तो वो किस तरीके का अपराध कहें उसे, आप लोग बताइए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका लेवल और बढ़ाते हैं। बड़े बड़े थर्मामीटर आते हैं, वो हमें लगाने होंगे। अब फ्लास्क हमारा ऐसा बन गया है तो क्या करें, या थोड़ा सा डिजाइन इसका। अब ठीक है, एक थर्मामीटर इसमें लगा देते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इसको हम दो तरीके से समझेंगे ना, और बताना पसंद आया कि नहीं। एनसीईआरटी के भी तरीके और जो बुक्स होती हैं वो भी, क्योंकि एनसीईआरटी पे तो अब आज का पेपर देख के एतबार नहीं रहा। यहाँ पर एक आउटलेट लगा देते हैं, ये भी आउटलेट ग्लास का ही लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ये कार्क है, कार्क आता है, उससे जो है इसको फिक्स कर देंगे, जैम है। ठीक है, अब अच्छा यहाँ पे स्टैंड में इसको फिक्स भी करना होगा, हवा में तो लटका नहीं रहेगा। कोशिश करेंगे कि फिगर हमारा अच्छा बन जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो है, आज मैं फ्लेम जो है लगा दूंगा, कोई ये ना कहे कि बर्नर में फ्लेम ही नहीं है। इसे भी किसी के ऊपर रख देते हैं, ऐसा नहीं कि ये भी हवा में रहे। ठीक है, और
ठीक है, ये हो गई फ्लेम ना, ये सेटअप है। थोड़ा इसको लेवल कर देते हैं मेंटेन, ये भी इसके लेवल में आ जाए। ठीक, अब कुछ नहीं, एक सिंपल सा अरेंजमेंट है जिसमें कि जो है वाटर इतना हम लोग भर दिए हैं, फ्लास्क है ये ना, मतलब दिखेगा ग्लास का है। अब इसको हीट देना स्टार्ट किए तो, अच्छा थैंक यू बेटा। वैसे इतना अच्छा तो नहीं, मुझे फिगर बनाने से डर ही लगता है, इसीलिए तो मैंने मैथ ले लिया था, बायोलॉजी में फिगर ही बनाना नहीं आता था, तो हम छोड़ ही दिए बायोलॉजी को, नहीं तो। लेकिन फिजिक्स मेरा शुरू से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, पहले से ही। यदि मैं बायो भी लेता तो फिजिक्स से ही आगे एमएससी वगैरह करता ना। तो बात जो मेरे मन में आई थी वो ये कि सीरियस रहो स्टडी को लेकर के, बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी एंड पे योर ड्यूटी विथ ऑनेस्टी। यदि गार्जियन पैसा खर्च कर रहे हैं, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, जैसे लगता होगा गार्जियन जो है ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो अपने बच्चे पे बहुत भरोसा करते हैं, ब्लाइंड फेथ होता है, आंख मूंद करके भरोसा करते हैं। तो हम लोग जो है आ, तो हम लोग जो है उनका जो फेथ है, क्या उस पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं, ये जो है अब अपने आप से पूछो कि हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं। कोई पुलिस वाला है, वो ड्यूटी अपनी ईमानदारी से नहीं करेगा तो हम लोग उस पर जो है तमाम ब्लेमिंग कर देंगे, कह देंगे ये गंदा है या डिपार्टमेंट ही गंदा होता है, तमाम चीज़ें। लेकिन हम अपने आप को भी देखें कि क्या हमने साल भर जो है पूरी ईमानदारी से जो है वर्क किया है कि नहीं। हमको एक साल मेहनत करना, 3 घंटे का केवल पेपर देना है, तो भी हम लोग जो है पीछे रह जा रहे हैं। ये तो सही है कि पेपर ट्विन कर दिया था, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इतने ज़्यादा बच्चे अपियर हो रहे हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है, और सारा चीज़ जो है एकदम ईजी रहेगा, ये भी नहीं है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर कम हैं या बिल्कुल नहीं है। तो कंपटीशन बढ़ेगा, हालांकि इन सब चीज़ों की वजह से सीबीएसई जो कहती है उसको भी अपना जो है स्टांस चेंज नहीं करना चाहिए, स्टैंड चेंज नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम लोग इस पे आते हैं, हमारे स्टैंड में जो है फ्लास्क लगा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या किया कि इसको स्टार्ट कर दिए, बर्नर हमने स्टार्ट कर दिया एंड वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू दिस वाटर। इसको जो है हम लोग हीट देना स्टार्ट कर दिए। अब होगा क्या कि यहाँ जैसे ही इसके पास वाले मॉलिक्यूल्स जो है फ्लास्क के बॉटम में जो है उनको हीट मिलेगा, है ना। तो वो बताओ कि क्या होगा, हीट मिलेगा तो उनको हीट मिल गया तो ये लिक्विड है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि वाटर है ना, तो उनको हीट मिलेगा तो बताओ क्या करेंगे। एनीवन एल्स? ऊपर जाएगा, क्यों जाता है ऊपर, चलो इसको बता समझते हैं। अच्छा, ये ऊपर इसलिए जाएगा कि जैसे ही इसको हीट मिली, ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा, होगा कि नहीं। और एक्सपैंड होगा, उसकी डेंसिटी जो है वो अ, कम होगी, तो वो क्या होगा कि बायंट फोर्स इसको लेकर के जाएगा ऊपर ना। एक बायंट फोर्स का भी कॉन्सेप्ट इसी में देख लो, होगा कि नहीं होगा। जैसे ये हीट मिला, एक्सपैंड किया, अब एक्सपैंड किया, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो हल्का हुआ, और ये बायंट फोर्स इसको फेंक देगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये शुरू में जो एयर डिजॉल्व रहती है वो अपने बुलबुले के फॉर्म में दिखाई देती है, वो पूरा जो है पूरी एयर जो है निकल करके इसमें से जाएगी, आउटलेट में से बाहर चली जाएगी, ठीक है। थर्मामीटर लिख भी देते हैं, अब किसी को ऐसा ना लगे कि बना क्या है ना, लिख देंगे तो क्लियर रहेगा। इस पोर्शन में जो है वो रहेगा स्टीम, इस इन सब में पोर्शन में, है ना, क्योंकि जो इसका ये वाला लेयर छोड़ा वो सब का सब जो है स्टीम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी स्टार्ट होगी।
अब ये ऊपर जाएगा और बताएगा कि यहाँ प्रसाद बट रहा है नीचे ना, ये अपना मार खा के गया हुआ है और झूठ बोल रहा है कि प्रसाद बट रहा है। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो ठंडे वाले हैं, जिनकी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, हैवी है, वो भागे भागे आएंगे प्रसाद लेने, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिकाई हो जाएगी, जल जाएगी, टेम्परेचर हाई है। ये फिर इसको टेम्परेचर मिलेगा तो ये सोचेगा कि मुझे तो मिल गया, अब जो है दूसरे के बाद ये भी ऊपर जाएगा, ये जाकर के उसको फिर बताएगा कि यार सच में प्रसाद मिल रहा था। फिर ऐसे आते जाएंगे। तो धीरे धीरे होगा क्या कि सभी मॉलिक्यूल्स आएंगे, अपना हीट ले लेकर के जाएंगे और दूसरे को जो है ऐसे गुमराह करते रहेंगे। इसमें बाइंड फोर्स का भी मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डाल दिया कि जैसे उसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा, बाइंड फोर्स उसको ऊपर फेंक देगा, तो ये भी कह सकते हैं। ठीक, एक ये भी तो फिजिक्स ही है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा कि मान लो जो शुरू में एयर डिजॉल्व थे वो तो निकल के चली गई, अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ते 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 तो वो 100 डिग्री तक चला जाएगा। तो अभी तक जो ये ऐसे भाग करके जा रहे थे, ये यहाँ गया, फिर यहाँ वाला यहाँ आया ना, फिर इधर से भी आ सकते हैं, मतलब ठंडे वाले को आना है, गर्म वाले को जाना है ना। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी ऊपर रहेगा ना, जैसे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो शहरों में रहता है, या शहरों में रहने वाले लोगों के पास इन कंपैरिजन टू जो विलेज में रहते हैं ज़्यादा ही पैसा होता है, तो इसीलिए वो मूव करते हैं, अच्छी सोसाइटी में जाते हैं। हीट का पैसे से बड़ा अच्छा कनेक्शन है, पैसे में भी लोग कहते हैं गर्मी है, इसमें भी है। ये जो है यहाँ से ट्रेवल करेगा, अपना जाएगा ऊपर, बताएगा, ये सब ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा, हम लोग देखेंगे कि अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दिखता भी है, वो क्या होने लगे कि उनकी स्पीड बढ़ गई है, मॉलिक्यूल्स के टर्बुलेंट होने लगे हैं ना। टर्बुलेंट होने लगे हैं का मतलब कि अब जिग जैग मोशन होना स्टार्ट हो गया। आफ्टर रीचिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वी विल ऑब्जर्व दैट द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग। अब वाटर क्या गया कि बॉयल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बॉयल करना स्टार्ट करेगा, ये सब प्रोसेस होंगे, और बॉयल करना जब स्टार्ट करेगा उस समय भी मैंने शुरू में भी बताया कि कुछ स्टीम जो है ऊपर जाएगी, मतलब लेकिन वो दिखेगी नहीं। लेकिन अब जब बॉयल करना स्टार्ट कर दिया है तो पूरी की पूरी स्टीम जो है आउटलेट से होते हुए वो जाएगी बाहर, इसमें स्टीम नहीं दिखेगी, है ना। या बहुत ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वो गैस जो है वो दिखती नहीं है। इधर बाहर आते समय वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, है ना। तो ये जो कंडेंस्ड हो गई है, ये जो कंडेंस्ड वेपर है ये दिखेगा, है ना, ये दिखेगा, ये स्टीम बाहर आ रहा है, बॉयल हो रहा है, तो फेज चेंज हो गया। तो अब हमको जो ऑब्जर्व करना है वो हमारा जो क्वेश्चन था, क्या था हमारा क्वेश्चन, शायद यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं अपने वाले मोबाइल में देखूं दिख रहा है। तो हमारा क्वेश्चन था डज प्रेशर, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, मैंने सोचा था चैप्टर आज ही खत्म करेंगे, लेकिन पेपर इस लेवल का आ गया तो कल खत्म होगा, क्योंकि आराम से पढ़ते समझ में आना चाहिए, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल जो है अब चीज़ें दे रहे हैं ना, तो बच्चे को और टीचर को दोनों लोगों को आइंस्टीन नहीं बनना होगा। जो एनईपीआई और बीएड में कहेंगे कुछ, कर देंगे कुछ, मतलब अपनी ही कही हुई बातों पे ये लोग खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर क्या करें। ठीक है, डज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। अच्छा, इसके लिए करेंगे क्या, कैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, है ना। हम लोग थोड़ा सा और चलो पीछे वाला, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं तो प्रेशर का हमने एक और तरीका बताया था कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका मास होता है, रैंडम मोशन करते रहते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वेलोसिटी के कारण और इसके मास के कारण उसमें मोमेंटम हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से क्या मिला, फोर्स मिला। फोर्स यदि हम लोग पर यूनिट एरिया ले लें तो प्रेशर मिल जाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि
जो वाटर होता है उसमें भी प्रेशर होता है। उसके बाद इसमें स्टीम बन के जा रहा है, इसके आउटलेट को हम लोग अंगूठे से या किसी भी कोई कार का ही लगा दें। अंगूठा लगाएंगे, क्या पता कुछ देर बाद जलने लगे। तो हम लोग क्या करें उसको कि कार के ही लगा दें या अंगूठा लगा दें। अंगूठा लगा करके when we will observe to block this by our thumb or any car, we will observe that this water stop boiling ना, इसका बॉइलिंग जो हो गया वो स्टॉप हो गया, वो बंद हो गया। ठीक, अभी तक तो ये कर रहा था अच्छे से बॉयल, अब हमने उसको बंद कर दिया तो बॉइलिंग ही जो है इसका बंद हो गया। क्या हुआ होगा ऐसा, अभी टेम्परेचर तो वही था, अच्छा खासा टेम्परेचर, अब तो टेम्परेचर और बढ़ेगा ना। ठीक है, तो वहां क्या होता था कि ड्यू टू प्रेशर इंक्रीज जो है मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा था, मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा था वो जो है डिक्रीज कर जा रहा था ना, उस पे भी मेल्ट हो जा रहा था ना। प्रेशर कम, मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा, तभी तो जम जा रहा था ना। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन होगा, इसको अपना मन में सोचते रहो, लिख लो, सोचते रहो, सोचते रहो। फिजिक्स जो है इमेजिनेशन का और सोचने का ही तो गेम है। ठीक है, अच्छा, अब इस पे आते हैं। जब हमने इसको ब्लॉक कर दिया, कार से चाहे हाथ से ही करें, तो हुआ क्या कि इसके अंदर तो ये कंटिन्यू जो है सब अपना हीट पाते रहे और फेज चेंज होता रहा, लिक्विड टू वेपर। उसमें जो है लिक्विड टू जो है गैसीय फॉर्म में बन रहे हैं, या वाटर टू वेपर बन रहा है, स्टीम बन रहा है। तो धीरे धीरे इसके अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। अब जब, हाँ, ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर नहीं, ड्यू टू हाई प्रेशर। अभी तक क्या था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से लग रहा था, जो नॉर्मल प्रेशर था ना, जो अभी तक प्रेशर लग रहा था, तो वो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने क्या किया, बंद कर दिया। अब जो है इसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जब प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सपोज कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पे बॉयल होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हमने क्या किया, बंद कर दिया, तो समझ लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और थोड़ा सा प्रेशर जो इंक्रीज हुआ, पीआई लिख देते हैं, ये हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ गया। तो अब हो सकता है कि ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है बॉयल करे। तो क्या ये बॉयल ही नहीं करेगा, नहीं करेगा। दैट वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर सम टाइम व्हेन इट्स टेम्परेचर रीचेज एट द दिस टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कहने की बात है, कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से प्रेशर लगता है उस हिसाब से भी टेम्परेचर बढ़ के फिर वो बॉयल करना स्टार्ट होगा। तो ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे इसको बंद किए, प्रेशर बढ़ा, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वाटर फिर अगेन स्टार्टेड बॉइलिंग, वो फिर बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो वो फिर जो है वाटर स्टार्ट कर देगा बॉयल करना जब उसका टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तब। ठीक, तो अभी तक जो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, वाटर बॉयल करना स्टार्ट किया, क्या ये समझ में आया कि नहीं? यदि आ गया तो फिर आगे चलें, थोड़ा सा पानी पीने के बाद तुम लोग भी पानी पी लो। यदि हम लोग हाइड्रेट रहेंगे तो नींद नहीं आएगा, दिमाग अच्छा काम करेगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो सुस्ती नहीं लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। पानी के इतने फायदे हैं, फ्री के पानी के। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया जो फिनोमेना अभी हुआ है? क्लियर है? ठीक है। मैसेज जो है कुछ टाइम के बाद आ रहा है क्या? चलो ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया? इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल आल्सो बी इंक्रीज, ये हमको पता है। यहाँ भी क्या होता था कि प्रेशर बढ़ाते थे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता था? डिक्रीज कर जाता था, कम पे ही मेल्ट हो गया ना। इसमें केस उल्टा है, इसमें केस उल्टा है ना। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो इसका मैंने बता दिया था, स्केटिंग वगैरह का, बर्फ का गोले वाला, इसका भी एग्जाम्पल देंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, अभी और भी है। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि मैं एक फिगर और बनाऊंगा तो टाइम जाएगा, लेकिन थोड़ा ऐसे ही रफ टाइप फटाफट बना के उसको डिस्कस करके आगे चलते हैं ना। तो करना क्या है कि अब ये जो लिक्विड है इसको एक दूसरा कार्क, पहले तो इसको ये वाला बर्नर बंद कर देना है या हटा देना है। इसको 80 डिग्री तक जो है या 70 डिग्री तक ठंडा करना। 80 डिग्री पे ही रखते हैं या 90 पे रख लेते हैं ना, क्योंकि हमें जो सीखना है वो जल्दी हो जाएगा। मान लो कि 90 पे रख लिए, ठीक। तो ये अरेंजमेंट हटाने के बाद जब ये 90 डिग्री तक आ गया इसका टेम्परेचर, इसको कार्क से जो है या किसी टाइट कार्क से या फिर लीड से इसको बंद कर लेते हैं फ्लास्क को। तो अब क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना है। हो सकता है कि फ्लास्क का साइज छोटा बड़ा जरूर हो जाए, लेकिन है क्या, ये फ्लास्क ही है, ठीक है, वही वाला फ्लास्क है, बस साइज जो है वो। स्टैंड इस बार गड़बड़ बन गया। हमने तो पहले ही कहा था कि रफ टाइप बनाएंगे इस बार, तो इसमें मेरा कोई दोष है नहीं। इतना बड़ा नहीं, छोटा बनाते हैं, इतना भी रफ नहीं कर देना है। ठीक है, ये हो गया इसका मैकेनिज्म टाइट करने वाला। ठीक है, तो इसको टाइट करके अब ये ऐसे आ जाएगा पूरा, ये लिक्विड ऐसे है। अब क्या करेंगे? एक तो बेचारा ये 80-90 डिग्री पर है, जो भी 80 पर रख लो या फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इतना ठंडा होने देना है। इसको उल्टा लटका देना है। कितना गलत किया जा रहा है इसके साथ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है, कोल्ड चिल्ड वाटर जो है इसके ऊपर छोड़ेंगे, है ना। अब छोड़ेंगे, देन व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये कुछ चमत्कार जैसा होगा कि 80, 90, 70 या 90 डिग्री पे जो है ये वाटर है, जैसे इसको हम लोग कोल्ड चिल्ड वाटर इस पे गिराते हैं, अंदर का टेम्परेचर, सॉरी, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है ना। ये ठंडा होगा तो अंदर का जो जब ठंडा होगा, क्योंकि ये अब कहीं से निकलने के लिए तो जगह है नहीं ना। कहीं जगह रहती तो कुछ और इफेक्ट आता, है ना। तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि ये फिर से बॉइलिंग जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ और बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज। कैसे समझेंगे? तो इस पे जो है कोल्ड चिल्ड वाटर गिराए, अंदर का जो है प्रेशर कम हुआ, क्योंकि अब ये ठंडा होगा, कहीं इसको जाने के लिए जगह है नहीं, तो अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो करके ही ये ठंडा होगा। और कोई तरीका है तो बताओ। जब किसी कोई ये कहेगा कि सर प्रेशर कम कैसे होगा, है ना, तो मान लो कोल्ड चिल्ड वाटर इस पे जो है गिरा रहे हैं, ये ठंडा हो रहा है, तो कौन सा तरीका? इसका वॉल्यूम तो उतना ही है, वो तो घटना नहीं है।
अच्छा, जो स्टीम है वो भी क्या होगी, कंडेंस होगी, कंडेंस होगी क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी। तो प्रेशर तो घटेगा ही ना, और तो कोई तरीका है नहीं। ठीक, ये हम लोग पढ़े भी हैं। तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा एंड दिस वाटर अगेन स्टार्टेड बॉइलिंग। तो ये क्या होगा, फिर जो है ये बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा, किस पे, लो टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स वाई व्हेन वी विल कुक फूड ऑन hills, देन देयर विल बी टफ टू कुक द फूड इन कंपैरिजन टू ग्राउंड और एट सी लेवल वी कैन से। यदि हम लोग पहाड़ों पे जाएं, वहाँ जो है यदि खाना बनाना हो हमको, तो होगा क्या कि चलो मान लो हिमालय वाले किसी रीजन में गए, उत्तराखंड, उधर हाइट पे खाना बनाना स्टार्ट किए। अब हुआ क्या कि जो हमारी दाल है वो बॉयल हो रही है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमारे घर में जो बॉयल होती थी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब इसी पर जब बॉयल हो रही है हमारी दाल, को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसे तो कच्ची दालें को पल्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो ज्यादा टाइम लेगा ही, टाइम टेकिंग होगा ही, मुश्किल हो जाएगा, दाल गलेगी ही नहीं, घुलेगी ही नहीं, वैसी देखती रहेगी, हम उसको देखेंगे। वो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, यहाँ जब हम लोग अपने घर पे बनाते हैं तो वो क्या होता है कि इजी रहता है कुकिंग ना, टाइम लगेगा लेकिन पक जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्लेन एरिया। क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर, कम ही टेम्परेचर पे जो है बॉयल करना स्टार्ट कर दी, कमी में खुश हो गई तो संतुष्ट है, उतने में ही तो कैसे पकेगा। जैसे कुछ लोग जो है पढ़ना चाहिए 6 घंटे, 4 ही घंटे पढ़ के खुश है, तो फिर रिजल्ट आने में तो प्रॉब्लम होगी है। यदि हमको ये रिजल्ट चाहिए तो इस लेवल का मेहनत भी करना होगा। अच्छा, फिर इजी कैसे बनाया जाता है, तो हमारे घरों में प्रेशर कुकर है, दाल वगैरह सब डाले, ढक्कन लगा दिए। अब क्या हुआ कि कहीं निकलने के लिए, स्टीम के लिए जगह ही नहीं है। गुड इवनिंग बेटा, अपना मेरा वीडियो छोड़ करके, क्योंकि क्लास 12th में हो, अपना जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई करो। तो प्रेशर कुकर का जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था, तो ढक्कन वगैरह लगा दिए प्रॉपर, उसमें जो है रबर वगैरह के लगे रहते हैं ताकि थोड़ा भी लीकेज ना हो। अब क्या होता है, स्टीम निकलती चली जाती है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो 150, 200, 300 पे ऐसे जो है वाटर बॉयल करता है। तो दिस विल मेक कुक द एनीथिंग इनसाइड द कुकर मेक इजियर। ये क्या करता है, उसको इजी बना देता है। बिना किसी फ्लेम के बॉयल करेगा सर, हाँ बेटा, बिना किसी, अरे वो एक काशीदास पूजा नहीं होता है, वहां नहीं देखती हो कि बर्फ पे जो है वो फिर से बॉयल करने लगता है। तो वो कोई चमत्कार नहीं है, यही फेनामेना जो है वहां भी हो रहा है, ठीक है ना। कहीं कोई चमत्कार नहीं, हर चीज के पीछे जो है साइंस है, हम लोग नहीं जानते हैं इसलिए हमको लगता है कि ये चमत्कार हो रहा है। चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि बर्फ पे रख करके या किसी और अलग जगह रख करके फिर उसको दूध जो होता है उसके अंदर का बॉयल करते हुए बाहर आता है, लोग कहते हैं कि शक्ति है ना। शक्ति नहीं है, मैटर एनर्जी दो ही चीज है पूरे यूनिवर्स में, या तो मैटर है या एनर्जी है। बाकी आस्था अलग चीज है, लेकिन आस्था जो है वो प्रूवन नहीं है, प्रूफ नहीं मिलता उसका। साइंस में प्रूफ है हर चीज का, हिस्ट्री में प्रूफ है हर चीज का। तो इसीलिए तो पढ़ लिख रहे हैं ना, कि कोई ये ना कहे कि जो है हम जो है स्पेस में चले गए, वहां तो शेषनाग दिखे नहीं, क्योंकि धरती कहाँ टिकी है शेषनाग पे। तो कोई शेषनाग को ढूंढता हुआ वहां ना जाए ना। जितने नाग हैं सब यहाँ पाए जाते हैं, किंग कोबरा सबसे बड़ा है। तो मिथ एक अलग है, मैथोलॉजी अलग है, हमारा साइंस अलग है। साइंस का प्रूव होता है, वो करके दिखा देंगे हम, ठीक है। तो ये सब तो ऑब्जर्व, ये सब घर पे करके देखे जा सकते हैं।
तो खाना बनाना जो है कुकर में इसीलिए इजी होता है। पहाड़ों पे, हिल्स पे यदि हम लोग कुकिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टफ होता है, हार्ड होता है इन कंपैरिजन टू कुकिंग ऑन द प्लेन एरिया। क्योंकि प्लेन पे क्या होता है कि वो ज़्यादा जो है टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। तो यदि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है एट नॉर्मल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ना। ये पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका भी एप्लीकेशन पता हो गया कि क्यों हमको पढ़ना है कि हमको प्रेशर बढ़ा देना है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। जो भी हम लोग डाल रहे हैं यदि उसका टेम्परेचर हम चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रहे तो हम प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। फिर उसको कुक करना है या किसी और काम में लेना है तो वो हमारा इजी रहेगा। तो ये इसका हो गया, इक्वेशन पूछा जाता है ना। अच्छा, कभी कभी देखना, वाटर को बॉयल करना स्टार्ट करो, फ्लेम पे रखो, फिर ऊपर का टच करके देखो, ऊपर का, तो ऊपर वाला ज़्यादा गर्म रहेगा, नीचे वाला कम। या एक ग्लास में क्या करो कि पानी निकाल लो, रख दो उसे, थोड़ी देर के बाद पानी उसको पियो तो ऊपर वाला पानी गर्म फील होगा, जैसे जैसे पीते चले जाएंगे नीचे का जो पानी रहेगा वो ठंडा फील होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है, वो कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा, है ना। जैसे क्लास में पहले कल्चर होता था, अब तो क्या उसको कहते हैं, मिस हो गया नाम, चलो। अब क्या करते हैं कि एक तरह से साइक्लिंग प्रोसेस बना देते हैं कि लोग जो है, आई हैड ऑब्जर्व दिस, ठीक। तो अब रोटेशन एक चलता है ना क्लास में। पहले क्या होता था, पढ़ने वाले आगे बैठते थे और बैक बेंचर्स, आज भी रील्स वगैरह में चलता है ना, बैक बेंचर्स। तो वैसे ये बैक बेंचर्स हैं, इनका टेम्परेचर कम है, ये तेज पढ़ने बच्चे हैं, वो आगे हैं, ठीक है ना। कोई भी क्लास में तो इन्हीं से पूछा जाएगा। अच्छा, मैंने थर्मामीटर भी यही लगाया है, लेकिन हम इंतजार करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, थर्मामीटर भले ऊपर लगा है, ठीक है। तो इसका भी यूटिलाइजेशन डेली लाइफ में होता ही है, हम लोग करते ही हैं। और कुछ इससे कोई क्वेश्चन अभी माइंड में आ रहा हो तो पूछ लो, या नहीं समझ में आया हो तो लगभग सब लोग जो है ऑब्जर्व तो किए ही होंगे इसको, ठीक है ना। तो कुकर में अब घर पे बता सकते हो कि कुकर में बनाने से नहीं, कुकर के अंदर ये फिजिक्स होता है, ये साइंस होता है, इसके कारण जो है खाना जो है इजी बन जाता है। तो पहाड़ों पे भी कुकर लेके जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ ऐसे पतीले में बनाएंगे, खुला है तो फिर टाइम लग जाएगा, क्योंकि पहाड़ों पे जाएंगे। हाँ, एक बात और है, अभी जो याद आ गया बता देते हैं, कैपिलरी का भी है, इसका भी है। देखो, जो हम अब गर्मी आ रही तो घड़े यूज करेंगे ना, मड पॉट, मिट्टी के बर्तन, तो उसमें पानी रख देते हैं, पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बताओ कैसे, अभी बाद में भी डिस्कस होगा, अभी तो काइनेटिक थ्योरी आपको गैसेस में कैपिलरी राइज का है, कई एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, इसमें भी समझ सकते हैं। लेटेंट हीट इसके बाद आने जा रहा है, ठीक है ना। तो जो मड पॉट है या मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे बारीक जो है, बहुत थीन जो है पोर्स बने होते हैं ना। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिस मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, जो हायर टेम्परेचर पर होता है, वो क्या होता है कि उस गलियारे के थ्रू जो बहुत थीन पोर्स हैं, कैपिलरी ट्यूब्स हैं छोटे छोटे, उसके थ्रू जो हाई काइनेटिक एनर्जी या हाई टेम्परेचर के मालिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तब जब हाई वाले बाहर निकल गए तो बचे कौन से, लो वाले। तो 2 से 4 डिग्री का वो डिफरेंस आ गया, और इसी 2 से 4 डिग्री 2 और 4 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एटमॉस्फेयर से हमको वो पानी जो होता है वो कैसा फील होता है, कोल्ड फील होता है। सब खेल फीलिंग का है,
ठीक है ना। तो वहाँ भी कोई जो है चमत्कार नहीं है। इसलिए नहीं कि मिट्टी का अच्छा, वो मिट्टी का बर्तन नहीं करेगा ठंडा। यदि उसके पोर्स को बंद कर दो किसी भी तरीके से, बाहर जो है पाउडर लो चारों तरफ लगा दो, वो पोर्स ब्लॉक हो गए जो है नहीं करेगा। तो उसमें भी कोई चमत्कार नहीं होता है, या इसलिए नहीं कि मिट्टी का है, मिट्टी का होने से नहीं है, उसके अंदर जो है पोर्स बने होते हैं जिससे हायर काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। चलो अब जो है चलते हैं लेटेंट हीट की तरफ, जो कि अंकिता ने टाइप किया था कि लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट सीक्रेट एनर्जी, सीक्रेट एनर्जी। लेटेंट हीट भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें भी मिलते हैं हमें। कुछ एप्लीकेशंस हमें पता हो जाते हैं, एग्जाम्पल पता हो जाता है, तो वो चीज़ें जो है काफ़ी टाइम के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, फिर भूलता नहीं है। बताओ ये भूल जाएगा? तो लेटेंट हीट, इसको हिंदी में जो बोलते हैं इसका नाम जरा देखो, गुप्त उष्मा। गुप्त मीन्स होता है सीक्रेट ना, सीक्रेट हीट है। क्यों सीक्रेट है लेटेंट हीट? तो याद करो कि व्हेन वी warm the ice in a beaker or started ice in a beaker, then we had observed that temperature of the ice in the beaker is constant for a time, कुछ टाइम के लिए, कब तक? until entire amount of ice converted into water, तब तक के लिए जो है कांस्टेंट हो जाता था, जब तक कि आइस पूरा का पूरा वाटर में नहीं बदल जाता था, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहता था? उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता था, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो जो हीट हम लोग दे रहे थे वो हीट जा कहाँ रहा था? तो जो हीट हम लोग दे रहे थे वो हीट जो है उसके फेज चेंज में, और वी कैन से दैट चेंज ऑफ स्टेट में जो है वो खर्च हो जा रहा था, वो उसमें लग जा रहा था, वो उसमें यूटिलाइज हो जा रहा था ना। तो ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ हीट है, तो चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट। अमाउंट आप इसलिए बोले कि मान लो कि हमने 1 किलोग्राम ले लिया, तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को मान लो कि वो सॉलिड में है, तो 1 किलोग्राम के लिक्विड में बदलने में जितना जो है अमाउंट ऑफ हीट लगेगा वो क्या होगा? दिस विल बी नोन एज लेटेंट हीट। क्लियर हुआ? मतलब कि फेज चेंज करने में या स्टेट चेंज करने में किसी भी सब्सटेंस के जितना जो है हीट खर्च होगा उसी को बोलेंगे लेटेंट हीट। एकदम सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन? तो नाउ वी विल डिफाइन लेटेंट हीट। किसी का नहीं आया कमेंट तो हम मान के चलते हैं कि क्लियर है, ठीक। तो लेटेंट हीट जो है थोड़ा बड़ा लिखते हैं, किसी ने कहा नहीं तो हमने बड़ा लिखा भी नहीं। लेटेंट हीट है ना, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से जो है प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट transferred to change the
amount of a substance from one state to another is known as latent heat. किसका? ये latent heat किसका? of the substance for the प्रोसेस पे भी है कि ये कौन सा प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, ये भी है। हम मेल्ट करा रहे हैं कि वेपोराइज कर रहे हैं, ये भी है। ठीक है ना? तो ये भी हमको ध्यान देना है कि उतना अमाउंट जो कि उसके उसी सबस्टेंस के किसी अमाउंट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट लगा, जो भी हीट की जो है क्वांटिटी लगी, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ना। तो जो ये लेटेंट हीट है, मान लो कि बर्फ था, चलो यहाँ पे समझ लो कि मान लो ये आइस था, किस पे था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो अब जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी होगा, तो ये फेज चेंज होने में यहाँ पे बीच में ये कुछ न कुछ जो है एनर्जी लग रही है। यही क्या है? यही लेटेंट हीट है ना। और इसका कुछ न कुछ मान लो कि 1 kg है, ये भी 1 kg है। तो कुछ होगा नहीं। यदि आइस को वाटर में कन्वर्ट होना है तो उतना लेटेंट हीट इसको किसी भी तरीके से, किसी भी वे से चाहिए, कोई भी माध्यम होना चाहिए कि इसको जो है उतना लेटेंट हीट मिल जाए, तब जो है ये वाटर में कन्वर्ट होगा। और उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री का ही आइस 0 डिग्री में कन्वर्ट होगा। लेकिन हीट लेने के बाद, लेटेंट हीट लेने के बाद, यदि वाटर को फिर से फ्रीज होना है आइस में, तो वो क्या करेगा? सराउंडिंग को उतना देगा, सराउंडिंग उससे उतना हीट लेगी। उसके बाद क्या होगा कि दैट वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस ड्यू टू गिविंग अप अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट। तो ये इस प्रोसेस के लिए लेटेंट हीट है, हर के लिए नहीं ना। तो ठीक है, चलो अब ये क्या है? मान लो कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल दें इसको, मेल्टिंग को। ब्लर हो गया, क्लियर नहीं हुआ, हो गया। ठीक, तो लेटेंट हीट को ही हम लोग जो है पहले अच्छा डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन एकदम छोटा सा। उसके बाद जो है इस प्रोसेस को कौन सा लेटेंट हीट बोलेंगे वो देखते हैं। तो सपोज इफ देयर इज एम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर वाटर ही कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर ना, वाटर, if there is m amount of water which changes its state from, मान लो कि its state from solid to लिक्विड ले लेते हैं, कोई ले सकते हैं, अभी इसी के लिए लेते हैं ना। देन हीट रिक्वायर्ड विल बी, क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा इक्वल टू ml। तो यहाँ पर जो L है, वेयर L इज लेटेंट हीट, किसके लिए? लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस
राइटिंग थोड़ी सी पुअर है तो समझ लेना। फर्दर प्रोसेस, ठीक है, फर्दर प्रोसेस ना, या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एल इजकल टू क्यू अपान एम। तो चलो इसका यूनिट कौन बताएगा, यूनिट तो हो गया बहुत इजी, यूनिट कौन बताएगा, जूल पर केल्विन, सॉरी किलोग्राम होगा, केल्विन है, तो केजी है, जूल पर मास है ना, तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी। तो कितनी एनर्जी जो है जूल पर केजी में लग रही है, यदि ज्यादा अमाउंट होगा, कहने का मतलब ये है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होता है, तो वो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। उसके बाद एक कंस्टेंट जो है हम लोग वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड वी विल से दैट दिस इज लेटेंट हीट ऑफ द सबस्टेंस फॉर द प्रोसेस, इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये मास पे डिपेंड करेगा, ज्यादा मास होगा ज्यादा हीट लगेगा फेज चेंज करने में, स्टेट चेंज करने में। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान एम, यूनिट निकाल लेंगे। ये हो गया लेटेंट हीट का जो है डेफिनेशन और डेरिवेशन, एकदम सिंपल सा, याद रहना चाहिए क्यू इक्वल टू एम एल, या फिर एल इक्वल टू क्यू अपान एम, कोई भी याद करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो याद रहेगा कि भूल जाएगा क्यू इक्वल टू एम एल, Q is equal to ml where L is latent heat, ठीक। अब जो है टाइम कितना हुआ, चलो अभी 1.5 घंटे नहीं हुए हैं, तब तक इसका और पार्ट जो है वो कर लेते हैं। तो हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, तो पहले इसका डेरिवेशन करना जरूरी था। एग्जाम्पल हमने दिया था कि ये बर्फ जो है, ये बर्फ को हमने क्या किया, मेल्ट करा दिया, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको यदि हमको डिफाइन करना हो तो वेन सॉलिड स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस है उसका सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू इट्स, मतलब उसी का लिक्विड स्टेट, वर्ड्स मेरे हैं लेकिन मीनिंग सेम है। व्हेन सॉलिड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इनटू फिक्स अमाउंट, एक अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए, देन द हीट रिक्वायर्ड ना, क्या कहेंगे उसको, हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, and represented by LF, LF से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ और वैल्यू ऑफ LF फॉर वाटर, और इन केस ऑफ वाटर व्हेन आइस कन्वर्टेड इनटू और चेंज इनटू वाटर, तब के लिए क्या है। तो इसके दो वैल्यूज हैं। तो जो लेटेंट हीट होता है फ्यूजन का, वो होता है 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। और इसी को कैलोरी में जब हम लोग
चेंज करेंगे तो 80 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, डिवाइड करके देखें हो जाएगा। 4.2 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28 हो जाएगा 80 किलो कैलोरी पर केजी। किलो कैलोरी लग गया है क्योंकि यहाँ से जो है इसको कुछ 100 तो ये ले ही लेगा अपने डिवीजन के लिए, उसके बाद जो है 80 किलो कैलोरी पर केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि हमको जो है पर केजी इतने किलो कैलोरी या फिर 3.33 इंटू 10⁵ जूल पर केजी इतना अमाउंट हीट का चाहिए, तभी जो है 1 किलो बर्फ जो है 1 किलो वाटर में कन्वर्ट होगी। अच्छा, तो इसी का एक एग्जांपल और बता देते हैं एप्लीकेशन। अभी देखो फरवरी चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है जब ठंडी जाने वाली होती है उस समय जो है ज्यादा ठंड लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है वाटर में, और हमको पता है कि whenever ice will melt into water then there will be need of heat energy, and this will take that heat energy फ्रॉम द सराउंडिंग से लेगा। तो जब सराउंडिंग से लेगा, एयर से जो है इसने हीट ले लिया मेल्ट होने के लिए, तो फिर होगा क्या, फिर जो है सराउंडिंग जो है ठंडा हो जाएगा तो हमको ज़्यादा ठंड लगेगी, ये भी है। ठीक है, ऐसे ही हैवी प्रेशर से ऊपर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो उनके बीच यदि थोड़ा सा भी वो ब्रेक हुए तो मेल्ट कर जाते हैं, फिर फिसलते हुए आते हैं रोड पे वगैरह पे, या कोई आ गया उसके संपर्क में तो उसको बोलते हैं आइस स्लाइड। जिससे लैंड स्लाइड होता है, आइस स्लाइड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है ना? क्लास बोरिंग तो नहीं हो रहा? ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने इसका दिया। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करने जा रहे हैं। तो हम इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके अपना काम निकालेंगे, तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, एक तो स्टेट जो है चलो वाटर का ही ले लें, तो स्टेट तो एक बार और चेंज होगा व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट आर इन वेपर और इन स्टीम। लिक्विड हमारा जब स्टीम में चेंज होगा तो भी तो एक बार हमारा जो है स्टेट चेंज होगा ना, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन व्हेन सॉलिड स्टेट ऑफ। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि इतना मेहनत से बनाए हैं, व्हेन लिक्विड स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस चेंजेस इनटू इन गैसियस स्टेट, गैसियस या फिर स्टीम या फिर वेपर स्टेट। ठीक, वेपर स्टेट इनटू फिक्स अमाउंट, देन द हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कितना आराम से मेरा काम हो गया। एंड रिप्रेजेंटेड बाई एल एफ नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, एल भी हो जाएगा। एल भी यहाँ हो जाएगा। अब एल भी की वैल्यू अलग होगी, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू याद रखना बड़ा टफ होता है, डर लगता है गलत न हो। तो ये हो जाता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, इसी को हम लोग किलो कैलोरी में भी बदल सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट। तो ये हो जाता है 540
किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है। तो ये इतना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। कहने का मतलब कि जब वाटर जो है वो बनेगा, स्टीम या वेपर बनेगा, तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी तब वो जो है चेंज होगा। तो दैट इज द रीजन वाई if we burn with the steam or vapor with 100 degree of vapor, then that will be more painful when we burn 100 degree of water, or in comparison to when we burn 100 degree of water, this will be less painful in comparison to when we burn 100 डिग्री ऑफ वेपर। कहने का मतलब यह कि यदि 100 डिग्री पर के ही 100 डिग्री के भाप से यदि हम जल रहे हैं तो हमें भयंकर दर्द होगा। यदि 100 डिग्री के वाटर से जल रहे हैं तो दोनों में जो दर्द होगा वो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, जब 100 डिग्री के भाप से जलेंगे। क्यों? क्योंकि जो है इतना एडिशनल जो है उसमें एनर्जी है, इतना एडिशनल एनर्जी हमको मिल रहा है। तो जब इतना एडिशनल एनर्जी मिल रहा है तो वो ज़्यादा जलाएगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ब्लर हो गया, चलो ठीक है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है कभी कभी पूछा जाता है कि वाई this is more painful to burn with the 100 degree of vapor in comparison to burn with the 100 degree of water। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है ड्यू टू लेटेंट हीट। वी नो दैट लेटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन इज 540 किलो कैलोरी पर केजी, और 22.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। इसका ग्राफ है वो कल करेंगे। 1.5 घंटे का लगभग क्लास हो चुका है। तो इसीलिए जो है इतना ज़्यादा अमाउंट में हमको एनर्जी मिल जाता है या स्किन को मिल जाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा बर्न होती है और ज़्यादा पेन होता है। ये रीज़न है। इसीलिए जो है गैस वेपर से या जो उसके भाप है उससे जलना ज़्यादा पेनफुल होता है इन कंपेरिजन टू उसी सेम टेम्परेचर के पानी से जल रहे हैं तो। ठीक है। तो ये इतना है। इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन कराएंगे तो नियर अबाउट 20 मिनट और लगेगा। फिर एक ग्राफ है, अभी ग्राफ भी बनाना है तो कल करते हैं। और कल परसों संडे है, कल थोड़ा सा सेम टाइम स्लॉट पे जो है क्लास लेंगे और 2 घंटे का कर देंगे तो ये कवर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो बताना वो एकदम लास्ट में बताएंगे। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी बताना है तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी लास्ट में करेंगे। जैसा टाइम बचेगा वैसा। बाकी कल जो है इसका जो है एंडिंग होना तय है, क्योंकि केवल हीट ऑफ ट्रांसफ़र जो है बचा है और कोई बचा ही नहीं है। तो उसमें पढ़ना है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। स्टीफन बोल्ट्जमैन जो है वो उसके बारे में पढ़ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना। 3 ही है, तीनों ईजी है। ठीक है। तो क्लास को जो है अब समाप्त करने की घड़ी आ चुकी है। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास यहीं पर मुलतवी की जाती है। कुछ पूछना है? लाइव तो है फिर। इस लेक्चर से हो गया, कुछ पूछना नहीं है? चलो हम इसको मौन सहमति समझते हैं और आज की क्लास को यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।